गई है अभी। हाँ अब हो गई। ठीक है। अच्छा यार, हमने लास्ट टाइम जो है ना वो ये थ्री वेव्स भी देख ली थी एआई की, प्रेडिक्टिव, जनरेटिव और एजेंटिक। ठीक है। और कैसे एक वेव जो है ना उसने दूसरी की बुनियाद रखी। और मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया था कि एजेंट जो है ना उसकी क्या जो है ना स्पेसिफिकेशन होती है, क्यों एक एजेंट डिफरेंट होता है एलएलएम से या चैटबॉट से। ठीक है। उसमें बेसिकली उसके चार पांच जो है ना वो चीजें हैं कि सबसे पहले तो वो गोल ड्रिवन होता है, एलएलएम गोल ड्रिवन नहीं होता, उसको जो हम कहते हैं वो करता है, लेकिन एजेंट को हम जो कहते हैं वो उसको करने के लिए जो भी उसको जो है ना वो एफर्ट करनी पड़े, वो अपनी तरफ से ऑटोनोमस एक्शन ले रहा होता है। ठीक है। ऑटोनोमस एक्शन उसका एक सेकंड ये इसकी स्पेसिफिकेशन है कि यार वो एपीआई, डेटाबेस, एमसीपी सर्वर्स इन सबको यूज करके ना, ठीक है, एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा। ठीक है। और ये कि इसकी जो है ना एक स्टेट होती है और एक जो है ना वो मेमोरी भी होती है। यानी कि अब जो हमारे पास एलएलएम्स भी आ रहे हैं ना, वैसे उनकी भी एक स्टेट और मेमोरी है, तो बेसिकली वो उसको ट्रेन कर रहे हैं उस बेसिस पर। लेकिन अगर जनरली जब हम देखें पहले एलएलएम्स होते थे तो उनके पास मेमोरी नहीं होती थी। ठीक है। लेकिन एजेंट जो है ना वो बाकायदा स्टोर करके रखता है कॉन्टेक्स्ट जो है ना। ठीक है। बट ये है कि वो शॉर्ट टर्म ही होता है। लॉन्ग टर्म में ये होता है कि जिस तरह हमने क्लॉड की एग्जांपल दी थी कि जब भी हम प्रोजेक्ट को या क्लॉड को इनिशिएट करते हैं तो वो हमारी क्लॉड डॉट एमडी वाली फाइल पढ़ लेता है, तो उससे उसका कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। ठीक है। और ऑटोनॉमी डेफिनेटली इसके पास होती है, एजेंट के पास मल्टीपल टास्क उसने करने होते हैं, तो खुद ही देखता है कि क्या कैसे मैं गोल गोल को जो है ना वो अचीव कर रहा हूँ। सही है। इसके आगे हम चलते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि एआई में अब ये अगला जमाना ऐसे आ रहा है कि पहले एलएलएम्स होते थे, यही हमने भी पढ़ा है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते थे, अब उनको हम कहते हैं लार्ज एक्शन मॉडल्स होते हैं। ठीक है। एलएएम्स होते हैं। एलएएम्स क्या होते हैं? सेम यही के एजेंट्स को यूज करते हुए जो है ना, अगर हम बाकायदा इस तरह का कोई मॉडल बना लेंगे जो कि हम कहेंगे यार ये सर्टेन एस्पेक्ट जो है ना वो कर लेता है, तो वो एक्शन कर लेता है, तो वो एलएएम बन जाएगा कि क्योंकि उसमें लार्ज लैंग्वेज भी होगी तो वो लार्ज के साथ आया और एक्शन कर रहा होगा, तो इसलिए ये लार्ज एक्शन मॉडल बन जाएगा। ठीक है। और ये फिर ऐसे होगा कि ये स्पेसिफिक भी आने लग जाएंगे, किसी कंपनी ने ये वाला एलएएम बनाया, किसी कंपनी ने दूसरा एलएएम बनाया, जिस तरह एलएलएम्स बन के आए थे। ठीक है। तो ये भी क्विज में क्वेश्चन आया हुआ था कि हम एलएलएम से किस तरफ जा रहे हैं, एलएएम की तरफ जा रहे हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और लार्ज एक्शन मॉडल्स में उन्होंने लिखा हुआ था, उन्होंने उसकी शॉर्ट फॉर्म एलएलएम और एलएएम लिखी हुई थी। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि यार जो एजेंट होता है उसके पास भी जिस तरह इंसान के पास होती है ना बेसिकली हमारी सेंसेस होती हैं, इसी तरह ही एजेंट के पास भी उसकी फाइव पावर्स होती हैं। ठीक है। वो क्या होती है कि वो देख सकता है, अगर इसकी एग्जांपल हमें क्विज में इस तरह करके आई हुई थी कि उन्होंने जो है ना वो एग्जांपल दी हुई थी किसी एक कंपनी की जो कि वीडियो सर्वेलेंस उसने की है, और फिर उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग सुनी है, ठीक है, लोगों की। एंड देन रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो है ना कोई समथिंग रिपोर्ट उसने जनरेट की है। ठीक है। तो उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि इसने एजेंट की कौन सी सेंसेस यूज की। सी, हियर, रीजन, किसी में तीन थी, किसी में चार थी, किसी में 500 थी, तो इसमें 500 आएगा। उसकी रीजन ये थी कि यार उसने ऑडियो कैमरा से पहले रिकॉर्डिंग देखी, तो सी वाला आ गया। फिर उसकी रिकॉर्डिंग आवाज की भी की तो वो हेयर वाले में आ गया। ठीक है। देन उसके बाद अगर रिपोर्ट जनरेट करनी है तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए रीजन, एक्ट और रिमेंबर तीन चीजें करनी पड़ेगी, कि वो देखेगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने रिपोर्ट जनरेट करनी है तो वो रिमेंबर करेगा। ठीक है। वो डिसाइड करेगा कि मैंने किस तरह की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो वो रीजन में आएगा। और जब वो रिपोर्ट जनरेट करेगा तो वो एक्ट में आएगा। तो इसका कोई बी या सी ऑप्शन था जो है ना जिसमें पांचों लिख रहे थे कि वो पांचों सेंसेस को यूज कर रहा है। ठीक है। तो आपने यही देखना है कि जिस तरह हमारी फाइव सेंसेस है ना, अब हमारी तो ये है कि हमारी टच भी एक सेंस होती है, लेकिन क्योंकि ये डिजिटल एफटी की हम बात करें, जब तक हमारे पास ह्यूमनाइड रोबोट नहीं आएगा तो उसमें फिजिकल चीजें में नहीं आएंगे। तो इसमें जो रीजन, एक्ट और रिमेंबर है ना, ये आप समझे कि जो हमारी ब्रेन की सेंस है ना वो इसमें आ जाएगी, और देखने की और सुनने की सलाहियत होगी। तो इस तरह करके एजेंट की अभी तक इतनी लिमिटेशन है कि वो फिजिकल या वो वाली सेंसेस उसके पास नहीं होती, लेकिन ये होती है। दो लोग और आए हुए हैं। ठीक है। इनको मैंने एडमिट कर लिया। अच्छा। तो इसके बारे में जिस तरह का क्विज में क्वेश्चन आया हुआ था मैंने वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी ये जनरली वही बात कर रहे हैं, बार बार एक चीज को ना आप कहते हैं कि डिफरेंट तरीके से बयान करने की कोशिश हो रही है कि अब कैसे होगा कि चीजें रीडिफाइन हो गई है। पहले हमने सबसे पहली क्लास में यही कहा था कि यार पहले हम प्रोग्रामिंग सीखते थे, अब हमें नेचुरल लैंग्वेज आनी चाहिए जिसकी बेसिस पर हम कोडिंग करें। ठीक है। पहले हम टाइपिस्ट होते थे, अब हम जो है ना वो
ऑर्केस्ट्रेट करेंगे एजेंट्स को। वही बात करें कि हम कैसे करेंगे, कि हम एआई एजेंट्स के साथ मिलकर काम करेंगे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में। ठीक है। और ये एक चीज हमारी इफेक्ट हो रही है कि हमारा काम करने का तरीका इफेक्ट हो रहा है। दूसरा क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारी ट्रांजेक्शन्स करने का तरीका इफेक्ट हो रहा है। अब ट्रांजेक्शन्स में स्पेसिफिक यूज केस आ गया यहाँ पे, विच इज फाइनेंसिस का। ठीक है। कि हम जो है ना वो, अगर हमने कोई इस तरह का रिलायबल सिस्टम बना लिया जिसको हम ये भी अलाउ कर दें कि यार वो हमारा कार्ड भी यूज कर ले, हमारे लिए कुछ परचेज कर ले, या वो ये देख रहा है कि किसी फाइनेंशियल सिस्टम का वो एजेंट है, तो वो ट्रांजेक्शन्स वगैरह को भी मैनेज कर सकेगा। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि हाउ वी बिल्ड, उसके बारे में एक मिनट यार मुझे आ गया। अच्छा, तो हाउ वी बिल्ड में ये आएगा कि पहले वही बात है कि अब ये डेवलपर्स का यूज केस आ गया, कि पहले जो है ना वो हम देखते होते थे कि चीजें कैसे, क्या आप कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। अब हमारा इंटेंट हाई लेवल का हो गया है। मैंने आपको बताया था कि हम यूजर इंटरफेस से यूजर इंटेंट की तरफ जा रहे हैं। यानी कि पहले हमारे पास चैट जीपीटी और एलएलएम्स वगैरह ये यूजर इंटरफेस के तौर पर काम कर सकते थे, कि हमने कोई चीज करनी थी हम इनको इस्तेमाल करते थे कि सॉफ्टवेयर तक एक्सेस लेने के लिए इंटरफेस या ब्रिज के तौर पर। लेकिन अब ऐसा है कि हम जो चाहते हैं करें, हमारा इंटेंशन होना चाहिए बस, और हम उसके जरिए से डेवलपमेंट करवा सकते हैं। और एआई को यूज करके, एआई फर्स्ट का मतलब है कि पहले हम एआई को देखें कि यार एआई जो है ना वो हमारे लिए चीजें कर सकती है या नहीं, एंड देन उसके बाद जो है ना वो हम ये इंटेंशन, अपने इंटेंशन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये वाली जो है ना इस स्लाइड से मुतालिक एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि क्लॉड जो है वो किस कंपनी का एलएलएम है। ठीक है। अब आप लोग ये कह सकते हैं थोड़ा सा कि यार वो थोड़ा सा आप समझने के आउट ऑफ सिलेबस हो गया, समझें, क्योंकि इसमें वो नहीं लिखा हुआ। ठीक है। ये एक जनरल नॉलेज है, जनरल इंफॉर्मेशन है। उसमें जुनेद जो हमारे साथ थे उन्होंने तो बताया था कि डिफरेंट कंपनीज उनके डिफरेंट एलएलएम्स हैं, तो लेकिन ये जनरल नॉलेज में था, तो इसके बारे में आया हुआ था कि क्लॉड किस कंपनी का एलएलएम है। उसका जवाब था एंथ्रोपिक का। ठीक है। एक मिनट यार, मैं ना एक बस इसका जवाब दूँ। अच्छा, अब इसमें ये है कि हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा आपको मैं भी कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि यार 2025 में ना बेसिकली से पहले एलएलएम्स वगैरह सारे आ गए थे, तो 2025 में ऐसे हुआ था कि वो शुरू हो गए कि यार हम एलएलएम से अब अगली स्टेज पे आते हैं, विच इज लाइक एजेंट्स करना और सारा करना। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसमें जो है ना एंथ्रोपिक ने, विच इज लाइक क्लॉड। अच्छा, ये लिखा हुआ है एंथ्रोपिक, मैंने भी आज लिखा है, ये लिखा हुआ है एंथ्रोपिक। ठीक है, दिस इज क्लॉड की जो है ना कंपनी। ठीक है। उन्होंने ये इस तरह के ना स्टैंडर्ड्स निकाले कि यार मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, कि कैसे से किस तरीके से हम किसी एजेंट को दुनिया के साथ कॉन्टेक्ट कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है। उसको कॉन्टेक्ट देंगे तो वो अच्छा काम करेगा ना। तो हम किसी भी किस्म का उसको कॉन्टेक्ट देना चाहते हैं, हम कोई फाइनेंशियल डेटाबेस का उसको लिंक देना चाहते हैं, हम अपनी पर्सनल डेटाबेस से लिंक देना चाहते हैं, हम उसे जीमेल का लिंक देना चाहते हैं कि यार वहां से चीजें पकड़ो, तो उसको वो सारे कॉन्टेक्ट देने पड़ेंगे। उसके लिए एक स्टैंडर्ड हमारे पास जो है ना डिफाइन हो गया, जिसको मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये इन्होंने बनाया था, और इन्होंने इस तरह के स्टैंडर्ड्स निकाले कि यार इफेक्टिव एजेंट्स वगैरह जो है ना वो हम कैसे कर सकते हैं सारा कुछ। ठीक है। इसी तरह ये भी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल से, आई डोंट नो ये ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है, लेकिन मतलब कि ये कि एलएलएम्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं तो इससे ये समझ रहा हूँ। ठीक है। और ये फैक्ट था, चलते चलते बीच में क्लाउड कोड आ गया, उसकी सीएलआई आ गई। ठीक है। फिर लोगों को पता चला ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, ये एक चीज आ गई। अब ये क्या चीज होती है, जो चीज मुझे भी नहीं पता ना, या जो चीज आपको नहीं समझ आती, वो ऐसे एजेंट्स एसडीके। ठीक है। एजेंट्स एसडीके, एसडीके का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, इज अ सेट ऑफ टूल्स एंड लाइब्रेरीज दैट हेल्प्स डेवलपर्स बिल्ड एप्लीकेशन फॉर लैंग्वेज मॉडल्स। द एजेंट कैन रीजन, यूज एक्सटर्नल टूल्स एंड कोलैबोरेट विद स्पेशलाइज्ड एजेंट्स। ठीक है। वही बात है कि एजेंट्स को यूज करने के लिए जो स्पेसिफिक लाइब्रेरीज, कोई उसके लिए लाइब्रेरीज क्या होती हैं, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो उसमें हमें एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ अगर टेम्पलेट मिल जाए ना, जिसमें जो कि बार बार हमने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैटलैब में प्रोग्रामिंग करते हैं, एक जनरल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें, या सॉरी पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं और हमें उसमें प्लॉट्स लेकर आने हैं मैटलैब के, तो हम मैटलैब की लाइब्रेरी उसमें डाल देंगे ना, तो अब पाइथन जो है ना वो मैटलैब के प्लॉट्स भी बना सकेगा।
बना सकेगी, ठीक है। रेदर देन कि हम पाइथन में लिखें कि मैटलैब के प्लॉट्स आपने कैसे बनाने हैं, किसी बंदे ने लिख दिया, एक स्टैंडर्ड टूल बना दिया, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बना दिया, ठीक है, लाइब्रेरी उसको कहते हैं, ठीक है, वो हम बस उसमें इंपोर्ट करेंगे, प्लग करेंगे, ठीक है। ये हमारे साथ जो है ना वो डेवलपर भी बैठे हुए हैं, फुल स्टैक, उनको ये सारी चीजें पता होंगी। जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये वो वाली टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, कि उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए जो है ना ये एजेंट्स एसडीके बन गया और सारी चीजें बन गई। तो अल्टीमेटली उनका कहने का मकसद ये है कि ये 2025 में ना ये सारा कुछ होने लग गया, तो इसलिए हम 2025 को कह सकते हैं कि वो ईयर ऑफ एजेंट्स है, ठीक है। क्लॉड के अपना एसडीके आ गया, ठीक है। और फिर ये स्किल का एक उन्होंने नया कंसेप्ट लॉन्च किया, जिसको अब हम यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल साल के जो है ना एंड पे हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्किल का और सारा कुछ। ये मैंने भी इस पर शेयर की कोई एजेंटिक एआई फाउंडेशन भी बन गई होगी, क्योंकि डेफिनेटली जहां हम कहते हैं कि यार एआई ये सब कुछ कर सकता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज नहीं है कि एआई सब कुछ कर सके, कुछ उसकी लिमिटेशन भी होनी चाहिए। वो सारी चीजें भी एक स्लाइड में वो भी है, उसके बारे में भी कुछ नया था, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये जनरली आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड के कैसे जो है ना वो दुनिया रेवोल्यूशनाइज हो रही है, इसके बारे में भी बताया हुआ है। और इस स्लाइड में से ये आया हुआ था कि क्लॉड का कंपनी कौन सी है, वो है जी एंथ्रोपिक, ठीक है। और मैं और जनरली भी आपको बता देता हूँ, हमारे पास क्लॉड एलएलएम है, उसकी जो कंपनी है वो एंथ्रोपिक, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो ओपन एआई कंपनी है उसका जो एलएलएम है वो है चैट जीपीटी, ठीक है। डीप सीक किसी चाइनीज कंपनी है, मुझे उस कंपनी का नाम नहीं पता, हो सकता है उस कंपनी का नाम भी वो, एलएलएम भी वो, लेकिन एलएलएम का नाम तो डीप सीक है, ठीक है, वो ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अभी तो हम क्वेन यूज कर रहे हैं अपने उसको करने के लिए, सही है। बाकी जेमिनाई है एलएलएम, वो गूगल का, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो एआई के टूल जो है, परप्लेक्सिटी है एक, मुझे नहीं पता कि वो एलएलएम है या वो क्या है, उसको मैंने भी यूज नहीं किया, लेकिन सुनने में वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। कॉमीट एक ब्राउजर है, वो भी हिसाब से परप्लेक्सिटी को यूज करता है। तो ये सारे टूल्स हैं, ये थोड़ी बहुत आपको ना टूल्स ही पता होना चाहिए, लेकिन मेजर यही ओपन एआई, चैट जीपीटी, टॉपिक का क्लॉड, जेमिनी का, गूगल का जेमिनी, ठीक है, और डीप सीक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं इसके बारे में ना। अभी एक ये चीज भी देखें, मैं अभी स्लाइड देख रहा था ना, इसके नीचे मुझे ये पता चला कि इन्होंने नोट्स भी लिखे हुए हैं, वी आर नॉट जस्ट यूजिंग वाला, और ये जेमिनी वाला, हम इस लिंक को ओपन कर लेना, तो इसमें इन्होंने एआई की मदद से जो ये स्लाइड बनाई हुई है ना, और जो सारी रिसर्च की हुई है, ठीक है, वो सारा प्रॉम्प्ट भी जेमिनी ये फीचर देता है, चैट भी मेरे ख्याल से देता है, चैट जीपीटी के आप शेयर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास इसका ना डायरेक्ट ये ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये जो भी मैंने प्रॉम्प्टिंग करके जो उसके सारे रिजल्ट निकाले ना, मोस्ट लाइकली ये उन्होंने प्रो वर्जन के साथ किया हुआ है, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर आपको स्लाइड से कुछ चीज समझ में आ रही हो तो आप यहाँ से पढ़ लें, और आप खुद जो है ना वो प्रॉम्प्ट करेंगे तो शायद आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अगर आपके पास प्रो वर्जन ना हो, ठीक है। तो और इसके साथ इवन हम कंटिन्यू दिस चैट करके ना इसके आगे मजीद प्रॉम्प्टिंग भी कर सकते हैं, और ये सारा कॉन्टेक्स्ट जेमिनी यूज कर लेंगे। तो ये एक अच्छा रिसोर्स है, यहाँ से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम इस चीज पे आ गए कि बेसिकली हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि यार हमने एजेंट फैक्ट्री बनती जा रही है अब हमारे पास, ठीक है, कि हमने स्मार्ट एजेंट्स बनाने हैं, एफटीज बनाने हैं, तो उसके लिए ये हम यूज करेंगे जनरल एजेंट्स को और बनाएंगे कस्टम एजेंट्स को, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एजेंट फैक्ट्री का, कि आप समझ लो कि एक जनरल एजेंट एक कंसल्टेंट है, एक फैक्ट्री का मालिक है या फैक्ट्री चलाने वाला है, और वो एजेंट्स बनाई जा रहे हैं, जो है ना प्रोडक्ट बनाई जा रहा है, वो जो एजेंट बना रहा है वो कस्टम है, और जो बनाने वाला है वो भी एक एजेंट है, वो जनरल एजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ना अब आगे दो तीन स्लाइड्स में इन्हीं की डिस्टिंक्शन है, और इसके बारे में भी काफी क्वेश्चन आए हुए थे क्विज में। कभी उन्होंने जो काम है उसको बता के पूछा हुआ था ये जनरल एजेंट का है या कस्टम एजेंट का है, कभी उन्होंने यही पूछा हुआ था कि एजेंट फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम जनरल से कस्टम बनाएंगे, ठीक है। कभी उन्होंने एग्जाम्पल दे के पूछ लिया था कि यार ये जनरल है या कस्टम है, मतलब बिल्कुल सीधे सीधे नहीं पूछा था, लेकिन थोड़ा सा घुमा घुमा के सवाल किए हुए थे, बट अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उसको कर सकोगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि यार बेसिकली हमें ये डिसाइड करना होगा कि कोई एजेंट कस्टम है या जनरल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, सबसे पहले आप एक चीज देख सकते हो, ये देख सकते हो कि अगर हमने कोई ऐसा एजेंट या कोई ऐसा काम करना है ना जिसमें हमें चाहिए कि यार वो एक कंसल्टेंट के तौर पे काम करे, जिसको हम इंग्लिश में एक और मुहावरा होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कि उसको हर चीज का थोड़ा थोड़ा पता हो, ठीक है। लेकिन इसके आगे वो ये भी कहते हैं मास्टर ऑफ नन, यानी कि वो किसी एक चीज का मास्टर ना हो, लेकिन वो हर चीज का उसने ना टेस्ट किया हो, ठीक है। तो वो अच्छा कंसल्टेंट हो सकेगा, वो आपको इस चीज के बारे में भी थोड़ा सा बता सकेगा, हर एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता सकेगा। तो इस तरह का अगर कोई स्मार्ट कंसल्टेंट टाइप का काम आपको चाहिए, या तो वो वाला एजेंट उसको हम जनरल एजेंट कहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्लोड कोड की या गूस की, ठीक है। ये दो ऐसे हमारे पास टूल्स हैं जो कि स्मार्ट कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, जिनको हम जनरल एजेंट्स के तौर पे यूज करते हैं, जिस तरह अभी भी हम अपने
प्रैक्टिकल काम में भी, पीएलसी क्लासेस में भी क्लॉड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि इन इन एजेंट्स का या इन टूल्स का फोकस क्या होता है कि ये हाई लेवल रीजनिंग करते हैं, इनके पास ज्यादा ऑटोनॉमी होती है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर मैं किसी कंपनी का कंसल्टेंट हूँ, या मैं कोई क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, या कोई मैनेजर हूँ किसी फैक्ट्री का, तो मेरे पास जो है ना वो एक ये कि बिगर लेवल की रीजनिंग मुझे करनी आनी चाहिए कि यार कैसे बिगर पिक्चर पे चीजें चल रही हैं। ठीक है, मेरे पास इतनी पावर होनी चाहिए कि मैं कुछ चीजों को चेंज भी कर सकूं। ठीक है, तभी मैं मैनेजर हूंगा ना। और मेरे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि यार कोई क्रिएटिव अगर मुझे डिसीजन लेना है तो मैं वो भी ले सकूं। ठीक है, मेरे पास इतनी सिर्फ क्रिएटिविटी होनी नहीं चाहिए, मेरे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं अच्छा क्रिएटिव डिसीजन भी ले सकूं। वो कैपेसिटी एक स्मार्ट कंसल्टेंट के पास हो सकती है। अगर कोई आप ऐसा एजेंट है तो उसको हम कहते हैं जनरल एजेंट। ठीक है, तो वो हमारे पास क्लॉड की उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, एनालॉजी उन्होंने दे दी है। एनालॉजी होता है उर्दू में लफ्ज होता है तशबीह का, मेरे ख्याल से तशबीह दी उन्होंने, या मतलब कि उसकी मिसाल ऐसे दी है कि हायरिंग अ सीनियर एम्प्लॉय हु फिगर्स आउट हाउ टू फॉलो प्रॉब्लम। अब मैंने मैनेजर की जिस तरह आपको एग्जांपल दी, मैनेजर भी कंपनी का एम्प्लॉय होता है लेकिन वो एक सीनियर एम्प्लॉय होता है। तो कोई ऐसी नई प्रॉब्लम आ गई है जिसका नहीं पता कैसे करना है, तो सीनियर एम्प्लॉय या मैनेजर जो है ना, वो उसको फिर भी अपने किसी तरीके से उसका एक्सपीरियंस होगा, या उसका उसकी नॉलेज होगी, या उसको वो प्रॉब्लम हैंडल करनी आती होगी, तो वो एक जनरल काम करना जानता होगा। लेकिन उसकी बजाय अगर मैं हूँ बिल्कुल जूनियर मोस्ट रिसोर्स, तो मुझे जो मेरा मैनेजर कहेगा या जो मुझे उसने सिखाया होगा, मुझे सिर्फ वही चीज आती होगी। तो मैं स्मार्ट कंसल्टेंट नहीं हूँ, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो गई। ठीक है, मेरी ऑटोनॉमी भी कम होगी, मुझे सिर्फ एक ही काम करना आता है। तो फिर मैं अपने आप को कस्टम एजेंट कहूँ। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में बताया हुआ है। असेंबली लाइन, असेंबली लाइन वो ये कह रहे हैं किसी भी फैक्ट्री में अगर आप की एग्जांपल ले लेना, तो उसकी एग्जांपल में बार बार बताई जा रहे हैं कि यार एक स्मार्ट कंसल्टेंट होगा, वो फैक्ट्री चला रहा होगा तो वो जनरल एजेंट होगा। और जो हमारी उसमें से फैक्ट्री में से प्रोडक्ट निकल रहा होगा ना, जो प्रोडक्ट होता है वो असेंबली लाइन पे होता है। ठीक है, जो कन्वेयर होता है ना, जो कि प्रोडक्ट को निकाल रहा होता है। अगर आप फैक्ट्री की एग्जांपल सामने लेते हो, हम कहते हैं यार ये असेंबली लाइन है। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसमें मैंने कहा वो असेंबली लाइन में हमारे कस्टम एजेंट्स होंगे, यानी कि हमारे वो एजेंट्स जो कि स्पेसिफिक काम कर रहे होंगे। ठीक है, उसकी एग्जांपल उन्होंने दी ओपन आई ए आई एजेंट्स एसडीके। यानी हम उसको यूज करेंगे ओपन आई एजेंट्स एसडीके टूल को, जैसे हम क्लाउड को यूज कर रहे हैं एज अ जनरल एजेंट। अगर हमने कोई स्पेसिफिक कस्टम एजेंट बनाना होगा ना, तो हम ओपन आई एजेंट्स एसडीके को यूज करेंगे। हम उसको उसको स्पेक देंगे, लाइब्रेरीज देंगे, वो सारा कुछ जो भी हमने गूगल करके देखा है, उससे हमारे पास कस्टम एजेंट्स बनेंगे। ठीक है, ये हमारे पास, वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास ना हर एजेंट एजेंटिक एआई ऑटोमेशन का काम करने से पहले ना दो पार्ट होंगे। क्या हमने एक स्मार्ट कंसल्टेंट जनरल एजेंट बनाना है, या हमने एक असेंबली लाइन का कस्टम एजेंट बनाना है? तो अभी उस तरह की बात आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब कस्टम एजेंट का फोकस क्या होगा? रिलायबिलिटी पे। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। प्रोसेस कंट्रोल पे, स्पेसिफिक पर्पस पे। यानी कि अब मुझे, अब वो जो जनरल एजेंट था वो था जैक ऑफ ऑल ट्रेड लेकिन मास्टर ऑफ नन था। तो कस्टम एजेंट है वो मास्टर ऑफ समथिंग है, तो उसको उस चीज पे बड़ी महारत हासिल है जो वो कर रहा है, जिसके बारे में उसको सिखाया गया है, जो कि वो काम के स्पेसिफिक जो भी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या कोई आप आपके इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स उसका मास्टर है, दैट मीन वो रिलायबल है। ठीक है, उस पे रिलायबिलिटी 100% है। जो हमारे पास जनरल एजेंट है वो रिलायबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम को बड़े क्रिएटिव वे में करना चाहे, तो हमें नहीं पता, हम ये जज नहीं कर सकते कि यार उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होगा। ठीक है, हो सकता है हम कुछ और सोच रहे हो और वो किसी और तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करे, क्योंकि उसके पास वो ऑटोनॉमी, वो रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन कस्टम एजेंट के पास ये नहीं होगा। कस्टम एजेंट एक ही तरीके से काम करेगा। इसका फायदा ये है कि वो रिलायबल होगा, हमें हमेशा पता होगा कि इसे यही चीज हमें अच्छी करके देनी है, तो हम उसको रिलायबिलिटी के तौर पे, रिलायबल एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। सेकंड, आगे प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल भी यही है कि अगर मैं कोई कोई ऐसा काम एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे मुझे एक सर्टेन ये चीज चाहिए कि यार पहले अगर यूजर का इनपुट आए लेट्स से, तो अगर ट्रांजेक्शन की वैल्यू $100 से ज्यादा ना हो तो वो एग्जीक्यूट कर दे, और अगर 100 से ज्यादा ज्यादा हो तो वो यूजर को वो दे। तो अब ये मैंने कंट्रोल मैकेनिज्म लगाया है कि यार मेरे वर्क फ्लो में ये कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो जो कस्टम एजेंट होगा ना, जिसकी ये जिम्मेदारी होगी कि उसने ये जज करना है कि यार वैल्यू 100 से ज्यादा है या नहीं, तो वो इसको अच्छे तरीके से, रिलायबल तरीके से कर सकेगा, rather देन के जनरल एजेंट या स्मार्ट कंसल्टेंट। क्योंकि हो सकता है वो कि यार 1000 से अगर 100 से अगर 105 भी है ना, कोई बात नहीं, मैं उसको डील कर सकता हूँ। तो वो रिलायबल नहीं हुआ, उसने वहां पे जो है ना प्रोसेस कंट्रोल अच्छा नहीं इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो जो जो
कस्टम एजेंट है वो प्रोसेस कंट्रोल भी अच्छा उसका फोकस होता है कि यार ये प्रोसेस कंट्रोल चाहिए। ये हमारा भी अगर फोकस हो गया, हमें कोई ऐसा काम करवाना है जिसमें प्रोसेस कंट्रोल चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, या हमें स्पेसिफिक कोई वर्क फ्लो करवाना है, ठीक है, बहुत ही डिटेल में जाके, तो हम कस्टम एजेंट बनाएंगे। ठीक है। और इसकी उन्होंने एग्जांपल एनालॉजी ऐसे दी हुई है कि एक फैक्ट्री मशीन बनानी है, जो कि फैक्ट्री मशीन हो जो कि बहुत स्पेसिफिक टास्क करे परफेक्टली एवरी टाइम। ठीक है। अब एक एम्प्लॉय की भी एग्जांपल ऐसी होती है, हम तो मजाक में कहते हैं, क्योंकि मैं खुद कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ, तो हम कॉर्पोरेट स्लीव्स हैं, तो मैं भी एक प्रोडक्ट हूँ अपनी कंपनी का। तो मेरा एक स्पेसिफिक अगर टास्क होगा ना, मैंने सुबह आना है, वही करना है, वही, तो मैं जो है ना एक कस्टम एजेंट के तौर पे होऊंगा कि यार मुझे, मैं रिलायबल हूँ, मैं वो काम बहुत अच्छे से करता हूँ, लेकिन सिर्फ वही काम करता हूँ। तो उसकी उन्होंने एनालॉजी दी हुई है यहाँ पे। इसकी वजह, अगर कोई ऐसा सीनियर रिसोर्स है या कोई क्रिएटिव डायरेक्टर है या कोई जॉब रोल ही ऐसा क्रिएटिव है कि यार रोज एक नई प्रॉब्लम आती है, उसको किसी तरीके से सॉल्व करना है हमने, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें जो है ना वो इस तरह का माइंडसेट चाहिए, तो वो जो है ना हमारे पास आ जाएगा स्मार्ट कंसल्टेंट में या जनरल एजेंट में। ठीक है। आगे भी उन्होंने बताया हुआ है कि अब जनरल एजेंट की जरा डिटेल में वो घुस गए हैं, जो कि उन्होंने बताया क्लोड कोड या बूस्ट। ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं द पावर ऑफ जनरलाइजेशन, व्हाट इट इज द ऑटोनोमस एजेंट लिविंग इन योर टर्मिनल एनवायरनमेंट। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यार पावर ऑफ जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन का सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझे कि वो क्या होता है। जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि यार किसी भी चीज को जो है ना वो आसान तरीके से और मल्टीपल उसमें जो है ना वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया ओवर अक्रॉस डिफरेंट एस्पेक्ट्स, किसी भी प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स अगर आपने किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आप कहते हैं मैंने जनरलाइज कर दिया उस चीज को। ठीक है। मतलब सब चीजें पे वो इम्प्लीमेंट कर दी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे कि हम अपना जो जनरल एजेंट है ना, ठीक है, हमारा जो क्लाउड कोड होगा, ठीक है, उसको हम अपनी जो भी प्रोजेक्ट है ना उसकी टर्मिनल में या उसकी इन्वायरमेंट में रखेंगे। ठीक है। अब टर्मिनल में इन्वायरमेंट में रखने का थोड़ा सा, जिनको अभी क्लासेस वगैरह भी लोग ली है, तो आपको पता चलेगा टर्मिनल बेसिकली क्या है। सिर्फ एक इंटरफेस ही है। ठीक है। जो हम अपना कोई भी कोड बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो बेसिकली एक तो प्रोग्राम होता है ना जो हमारे बाद में विजुअलाइज होता है, एक उसके पीछे कोडिंग होती है। तो हम यूज करते हैं हमेशा कोई आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। या कोई भी हम कोड एडिटर या कोड व्यूअर को करते हैं, या टेक्स्ट एडिटर को करते हैं, जो कि हमें पीछे से कोड होता है ना उसको दिखा देता है। ठीक है। अगर हम उस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं और बाद में यूजर को प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर वहां पे हम अपना कोई एजेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो कि हमें कोडिंग में मदद करे, जो कि हमें हमारे बाकी जनरल कामों में मदद करे, तो उसको हम कहेंगे जनरल एजेंट। तो उसको उन्होंने कहा हुआ है कि वो क्लोड कोड या बूस्ट। ठीक है। अब आपने जो थ्योरेटिकल पढ़े हैं उसको आप प्रैक्टिकल के साथ भी रिलेट करो, कि अभी भी हम जो क्लासेस में क्लाउड कोड को यूज कर रहे हैं वो हमारा जनरल एजेंट है। वो किस तरह का जनरल एजेंट है, ये उसकी वो आगे एग्जांपल भी बता रहे हैं, उसके फीचर्स पहले बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि वो उसका फायदा क्या है। ठीक है। अभी हमने पहले भी देखा है कि वो क्या फीचर्स होते हैं, थोड़ा सा पिछली स्लाइड में भी देखा है कि फीचर्स होते हैं, जो हाई लेवल रीजनिंग करता है, ऑटोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी, सारी चीजें। ठीक है। अब इसमें भी आएगा यार, उसके की फीचर्स क्या होते हैं। जीरो शॉट प्लानिंग, कि आप जो है ना उसको जीरो शॉट का, अभी हमने उसमें भी पढ़ा है, प्रॉम्प्टिंग में भी पढ़ा है। जीरो शॉट का मतलब यही है कि लाइक कोई आपने जो है ना उसको एग्जांपल्स दी थी, अगर एक एग्जांपल दोगे तो वो वन शॉट में आएगा, अगर मल्टीपल एग्जांपल दोगे तो मल्टी शॉट आएगा। ठीक है। यानी कि जीरो शॉट का मतलब है बिल्कुल ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि हमारी प्रॉब्लम्स जब आती है ना, क्विजेज में भी होता है, एक होता है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। यार क्वेश्चन आ गया, अब उसका आंसर आपने लिखना है। अगर इस तरह का कोई चीज होती है ना, उसको हम कहते हैं यार ये तो ओपन एंडेड प्रॉब्लम आ गई, यानी कि खुली है हमारे सामने, हम जो मर्जी लिखें। तो हम ओपन एंडेड कोई इश्यू देते हैं या गोल देते हैं, ठीक है, अपने जनरल एजेंट को। तो वो क्या करता है, वो खुद ही स्टेप्स डिटरमिन करता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। वो प्लान करता है हमारे साथ। ठीक है। ये एक जनरल एजेंट का एक फीचर है कि वो जनरल एजेंट ऐसे करे, कस्टम एजेंट ऐसे नहीं करेगा। कस्टम एजेंट क्या करेगा, वो अगली स्लाइड पर देखेंगे। फिर ये क्या है कि ये इसकी डीप इंटीग्रेशन होती है। कैसे होती है कि ये लोकल फाइल्स को एक्सेस करता है, गेट हिस्ट्री को कमांड लाइन डायरेक्टली। अब मैं आपको ये बता दूं, जो मैं आपको बता रहा था कि हम अपनी जहाँ पे कोड लिख रहे हैं उस इन्वायरमेंट में राइट उस रूट लेवल पे जब हम एजेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसका फायदा ये भी होगा कि उसको हमारे पूरे जो आप कह लीजिए कोड की इन्वायरमेंट का पता होगा, सारे फाइल स्ट्रक्चर्स का पता होगा, कहाँ पे क्या चीज पड़ी हुई है। ठीक है। तो वो उन फाइल्स को एक्सेस भी कर सकेगा, राइट भी कर सकेगा। ठीक है। रेदर देन पहले हम ये सारा मेंटेन करते थे। ठीक है। इसको हम कहते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेंटेन करते थे। ठीक है। ये वाले टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं चाहिए। जो भी हमारी विंडोज में फोल्डर्स होते हैं ना, हम उनको डायरेक्टरीज कहते हैं। ठीक है। वैसे डायरेक्टरी की एग्जांपल ऐसी है कि अगर मेरे पास कोई फाइल्स पड़ी है ना किसी एक फोल्डर में, और वो फोल्डर्स मल्टीपल अगर पड़े हैं, तो मैं कहूँगा ये मेरी डायरेक्टरी पड़ी।
ठीक है, तो आपने इसी तरह समझना है कि आगे विंडोज में जहाँ फाइल्स पड़ी है, फोल्डर्स है, फोल्डर्स को अगर हम मिला लें तो हम कहेंगे ये डायरेक्टरी है। तो उस डायरेक्टरी में हम इंटीग्रेट करते हैं अपने एजेंट को, तो वो जनरल एजेंट बनता है क्लोन, उसमें लोकल फाइल भी एक्सेस कर लेते हैं। गिट हिस्ट्री का मतलब यही है कि गिट और गिटहब का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है। थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि हमारे पास ना, जब प्रोग्रामिंग करना लोगों ने शुरू की ना, तो लोगों ने कहा यार ठीक है, मैंने ये प्रोग्राम बना दिया, दूसरे बंदे ने कहा मैंने ये प्रोग्राम बना दिया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो मिल के कुछ प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, एक बंदे ने जो बनाया मैं उसको यूज करूं और उस पर मजीद बिल्ड करूं। तो उसके लिए फिर उनको कोलैबोरेशन के तौर पे करने की एक जो है ना, वो एक टूल मिला, टूल बनाया गया जो कि गिटहब था, जो कि ऑनलाइन हमें जो है ना ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने कोड को ऑनलाइन रिपोजिटरीज बना के उसमें रख लें। ठीक है, दूसरा बंदा जो है ना वो वहाँ उसमें उसको फोर्क करके अपने पास रख लेगा। फोर्क एक गिटहब की ही एक मैं टर्म आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी का खाना पड़ा हुआ है और आप उसमें कांटा मार के खाना अपनी प्लेट में रख लें, ठीक है, ये एनोलॉजी उन्होंने बनाई हुई है कि किसी का कोड पड़ा हुआ है तो आपने उसमें से पूरा कोड या कोई स्निपेट उस कोड का अपने पास लेकर आना है, तो आप वो कोड को फोर्क कर सकते हो अपने पास। ठीक है, अगर आपने गिटहब की रिपोजिटरी में कोड को डालना है तो आप कोड को पुश कर सकते हो। ठीक है, वहां से कोड को लेकर आना है तो उसको आप पुल कर सकते हो। ये सारी गिटहब की रिपोजिटरी है। तो ये जो हमारा एजेंट जो अगर हमारी उस पर इम्प्लीमेंट होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये हमारी जो गिट की ये सारे फंक्शंस है ना उसको भी देख सकेगा, मॉनिटर कर सकेगा। ठीक है, कि ये कोड पुश हो रहा है, पुल हो रहा है, क्या हो रहा है। और अगर हम उसे कहें कि पुश कर दो तो वो कर भी सकेगा। ठीक है, तो वो गिट और गिट की हिस्ट्री का मतलब ये होती है कि अगर मैंने कोई काम किया है और उसके बाद तैयब ने कोई काम कर दिया है, तो हिस्ट्री मेंटेन होगी कि सुहेब ने क्या काम किया था और तैयब ने क्या काम किया था। तो हिस्ट्री भी मेंटेन होती है। इससे वर्जन कंट्रोल भी होता है कि मैंने एक काम किया और मैंने कहा कि यार ये वर्जन 0 बन गया मेरी ऐप का, तैयब ने उसमें एक और फीचर डाल दिया, तैयब ने कहा मेरा वर्जन 1 बन गया। तो वर्जन कंट्रोलिंग कोलेबोरेशन के लिए हम गेट को यूज करते हैं। अगर हम अपना एजेंट अपनी जनरल एजेंट अपनी टर्मिनल एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट कर देंगे ना, तो वो गेट हिस्ट्री को भी मैनेज कर सकेगा। और कमांड लाइन डायरेक्टली का मतलब यही है कि वो कमांड लाइन, टर्मिनल, इन्वायरमेंट सारी एक ही बात है कि वो डायरेक्टली हमारी कमांड लाइन इंटरफेस से भी चीजों को हम उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। ये उसका एक फीचर है कि ये जनरल एजेंट कर सकता है। ठीक है, अगली बात आ गई इनहांस बाय एमसीपी यूजेस मॉडल रन एज फॉर टू प्लग इन एक्सटर्नल सिस्टम एग्जांपल डेटाबेस एक्सेस इंस्टेंटली। अब मैं थोड़ा सा आपको एमसीपी के बारे में यहाँ बता देता हूँ, इतना ही आपको भी पता होना चाहिए। डिटेल में हम बाद में, ये एक बड़ा ह्यूज कॉन्सेप्ट है, मुझे भी डिटेल में ज्यादा चीजें नहीं पता। ठीक है, लेकिन अब बस आपको ये बताना चाहिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एमसीपी होता क्या है। ठीक है, इससे एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि यार मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं एक मीडियम को यूज कर रहा हूँ, लैंग्वेज को। ठीक है, तो मैं एक लैंग्वेज से एक मीडियम हो गया, ये कोड को वो यूज करते हैं, लैंग्वेज उनके लिए वो कोड होगी। लेकिन मैंने मेरे पास एक सर्टन आदाब है जिसके जरिए से मैंने आपसे बात करनी है। अगर मैं आपको हेलो कह के बुला रहा हूँ, दैट मीन्स मैं कोई कन्वर्सेशन को शुरू कर रहा हूँ। और अगर मैं बाय कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं कन्वर्सेशन को एंड कर रहा हूँ। ये मेरा हेलो और बाय कहना, ये कैसे इंसानों को पता चला कि यार हेलो का मतलब है बात शुरू हो रही है, बाय का मतलब है बात खत्म हो रही है। ये हमने म्यूचुअली एग्री किया जब हमारे एंसेस्टर्स ने, जब लैंग्वेज शुरू हुई कि यार जो बंदा बाय कहेगा ना, इसका मतलब है कि इसके बाद बात खत्म होगी है। हाय करेगा जिसका मतलब है बात शुरू होनी है। तो ये एक प्रोटोकॉल बन गया कि यार जब भी किसी से बात शुरू करनी है तो सलाम करना है या हाय करना है, जब खत्म करनी है तो बाय करना है। ये एक कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल बन गया। ये इंसानों के कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। इसी तरह ही आप समझिए कि अगर किसी एजेंट ने जीमेल को एक्सेस करना है, तो एजेंट ने जीमेल को हाय भी करना है, और जब उसने एक्सेस कर लिया तो उसने बाय भी करना है, ताकि जीमेल को भी पता हो कि अगर मुझे कोई हाय करा तो मैंने उसको कोई जवाब देना है। ठीक है, तो उस ये आपकी कन्वर्सेशन के लिए और इंटरेक्शन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है ना, एजेंट यूज करता है, वो उस प्रोटोकॉल एमसीपी कहते हैं, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, अब इससे आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि एमसीपी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैं वो प्रोटोकॉल्स डिफाइन कर लेता हूँ कि मैं किसी भी टूल के साथ अपने एजेंट को इंटीग्रेट कर सकता हूँ और मैं एक्सेस दिला सकता हूँ। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, तो आगे भी आएगा कि इससे फायदा ये होता है कि हम एजेंट की को एक्सटेंड कर देते हैं, उसकी पावर्स को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अब उसकी डिटीग्रिटीज में अगर हम घुसे तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि ये एक उसको जो है ना वो रिक्वेस्ट भेजता है कनेक्ट करने की। ठीक है, वो कोई ऑथराइजेशन मांगता है, अगर हमने बीच में कोई उसको ऑथराइजेशन की दी होगी, एपीआई की जिसको हम बात करते हैं, तो वो उसको की को देखेगा, उसके पास भी वो डिफाइंड होगी, हमारे पास भी वो, ये भी मॉडल हमारा एजेंट भी वो भेज रहा होगा, तो वो उसको देखेगा, कहेगा ठीक है यार ये मुझे जो है ना ऑथराइज हो गया, ये सही एजेंट ही आ रहा है, कोई मलिशियस इंटेंट से कोई चीज कम्युनिकेटिव लगी तो वो ओके कर देगा। फिर हम जो उससे चीज मांगेंगे वो देखेगा, वो वापस करेगा, देन अल्टीमेटली बात खत्म होगी इनकी जो भी होगा। तो ये डिफरेंट कमांड्स होंगी, डिफरेंट
फील्ड होंगे जो कि यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से यहाँ आएंगे, ठीक है। ये सारे फील्ड्स क्या हैं, कैसे जाएंगे, ये सारा मॉड्यूल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल के स्टैंडर्ड में डिफाइन है, ठीक है। हम अपना भी एमसी, और ये होता है क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन होती है कि अगर एक आप कह लें कि मेरी डिवाइस है और वो जीमेल के सर्वर को एक्सेस करना चाहती है, ठीक है, तो मैं कहूँगा मेरा क्लाइंट और वो सर्वर है, तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन आपस में होती है, उसमें ये स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। तो एक ये स्टैंडर्ड बनाया गया एमसीपी एजेंट्स के लिए खसूसी, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं हम अगर जनरल एजेंट्स को, तो ये फायदा होता है कि हम किसी भी टूल को, हमारे पास डेटाबेसेस भी होती हैं, जिस तरह सीक्वल की एसक्यूएल की डेटाबेस होती है, हमारे पास अपनी कस्टम डेटाबेसेस भी हो सकती हैं, जो जो भी हमने बनाई हो, हमारे पास जीमेल हो सकता है, हमारे पास कोई और फाइनेंशियल लेट्स से स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन रखने वाला कोई सर्वर है, मैं चाहता हूँ ना उसके साथ एक्सेस करूँ अपने एजेंट को, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन ये है कि मैंने रोज सुबह एक रिपोर्ट जनरेट करनी है सर्टेन स्टॉक्स की, जो मैंने मेंटेन की हुई है, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो है ना वो बाय करना है, सेल करना है, जो भी करना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो मुझे एमसीपी लगाना पड़ेगा उस स्टॉक्स या वाली वेबसाइट के साथ जिससे वो कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे वो उन्होंने बताया गया है कि एमसीपी को यूज करके एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेगा एक जनरल एजेंट, इससे वो इनहेंस हो जाएगा, ये उसका एक फीचर है कि वो ये कर सकता है, वो ये अलाउ करता है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा एमसीपी का आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। डिटेल में हम बाद में देखेंगे, और जो ये कि एक और बात आप समझ लें कि हम अपने कस्टम एमसीपीज भी बना सकते हैं, कि मैंने खुद ही अपना एक डेटाबेस बनाई और मैं अपने एजेंट को का खुद ही एक एमसीपी बना रहा हूँ कि वो सारे डेटाबेस को एक्सेस कर सके, ठीक है। यही तो काम अब डेवलपर्स का रह गया कि हमने एआई को इनेबल करना है, ठीक है, बाकी करना काम एआई नहीं है सारा, ठीक है। आखिरी चीज उन्होंने क्या बताई हुई है कि एजेंट स्किल को यूज करके वो ये जनरल एजेंट एनहांस हो सकते हैं। अब इसमें वो कॉन्सेप्ट आ गया क्लॉड की स्किल्स का भी, ठीक है। स्किल क्या होती है डिटेल में हम थोड़ा बाद में देखेंगे, जनरली आपको बता देता हूँ। स्किल्स भी ये है कि आप यही समझें कि एक सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। जैसे मैं हूं ना, और मेरी ये एक स्किल है कि मैं किताब पढ़ सकता हूँ, मेरी दूसरी स्किल ये है कि मैं जो है ना वो कोई वीडियो देख के उसकी सेंस बना सकता हूँ, तीसरी स्किल ये है मैं कुकिंग कर सकता हूँ, चौथी स्किल ये है मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये एक सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल बड़ी मजेदार मैंने इसमें भी दी हुई है, ये मैं जिसको भी देता हूँ वो समझ जाता है, कि आप ये समझ लो कि वो मैट्रिक्स मैट्रिक्स ही थी ना मूवी, जिसमें वो जो भी रोबोट है या जो भी है, उसको ना वो चलाना नहीं आता हेलीकॉप्टर, तो उसको एक सर्टेन चिप या समथिंग उसको प्लग करते हैं, तो उसको वो सारी स्किल आ जाती है कि मैंने कैसे हेलीकॉप्टर को चलाना है, ठीक है। यही आप एग्जांपल ले लो कि वो जो सारी स्किल है ना कि कैसे कैसे चीजों को लेकर जाना है, ठीक है, ये एक सर्टेन इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी एजेंट के लिए, जैसे ही वो एजेंट में प्लग इन होगी उसको समझ आ जाएगी मैंने ये चीजों को करना है, ठीक है। तो इससे भी एजेंट की इनहांस हो जाएगा, एजेंट की कैपेबिलिटी, तो ये लिखा हुआ है कि जो जनरल एजेंट है ना उसको हम एजेंट स्किल्स देंगे ना, तो इससे भी वो इनहांस हो जाता है, ये भी उसका एक की फीचर है, ठीक है। स्किल्स होती क्या है, मॉड्यूलर कैपेबिलिटीज। मॉड्यूलर का मतलब क्या है, मॉड्यूलर का मतलब ये है कि आप एक स्किल ड्राइविंग की है, तो दूसरी स्किल आपकी कुकिंग की है, तो ये अलग अलग है, ये पूरा एक मॉड्यूल आप समझ लें कि मैंने एक ड्राइविंग की स्किल का मॉड्यूल उसको दिया, और मैं उसको निकाल भी सकता हूँ, ठीक है। ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए कहते हैं कि मॉड्यूलर, और हमेशा मॉड्यूलर सिस्टम्स अच्छे होते हैं क्योंकि हम उनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। हम न्यू मॉड्यूल्स डाल सकते हैं, तो हमें हमेशा मॉड्यूलर सिस्टम्स ही बनाने चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम करना चाहिए तो मॉड्यूलर प्रोग्राम बनना चाहिए, ठीक है। तो मॉड्यूलर कैपेबिलिटीज यानी कि ये ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो कि मॉड्यूलर हैं, यानी कि हम कोई स्किल दे भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, और कैसे, बेसिकली अगर हम सरफेस लेवल पे या प्रैक्टिकल लेवल पे जाके देखें, कैसे कि हम कोई ऑर्गेनाइज फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसको ये पता भी तो होना चाहिए ना कि मुझे ये मॉड्यूलर ये स्किल कैसे मिली। हमने उसको बताया हुआ है कि अगर कोई स्किल का फोल्डर होगा, उसके पहले फोल्डर में डॉट एमडी फाइल आप पढ़ना, तो वो आपका मॉड्यूल आपके साथ लग जाएगा, तो फिर हम जब भी बनाएंगे तो हमें वो चीज तो कम से कम मेंटेन करनी पड़ेगी। और आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं, ये भी काइंड ऑफ लाइक एक प्रोटोकॉल, कि हमने जो प्रोटोकॉल बताया हुआ है कि भाई आपने ऐसे करना, हर चीज का प्रोटोकॉल होता है ना, तो इसलिए हमें ऑर्गेनाइज फोल्डर्स में रखनी पड़ेंगी इंस्ट्रक्शन, स्क्रिप्ट, रिसोर्सेज, जो भी सारा कुछ रिप्लाइज करना है, हम उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे, और वो यूज कर सकता है हमारा जो जनरल एजेंट, ठीक है। तो उससे उसकी स्किल्स एनहांस हो जाएगी, ये फीचर्स हैं जनरल एजेंट के, ठीक है। और ये किन कामों के लिए यूज होगा, जो कि अभी हमने पीछे देखा कि जिनमें हमारा फोकस होगा, कि अगर हमने कोडिंग करानी है या कॉम्प्लेक्स डिबगिंग करनी है, क्योंकि डिबगिंग में भी ये होता है कि एक
प्रॉब्लम को मल्टीपल वेज से देखना होता है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी आपको चाहिए होती है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, ऑटोनॉमी चाहिए होती है, ये सारे जनरल एजेंट के फोकस है। तो इसलिए ये बेस्ट उन्हीं चीजों के लिए होगा। एड हॉक एनालिसिस, एग्जाम्पल, वाई आर सेल्स डाउन इन क्वार्टर थ्री। ठीक है, एड हॉक मैंने उस वक्त भी देखा था प्रिपेयर करते हुए, मुझे फिर एड हॉक का मतलब एड हॉक का मतलब है व्हेन नेसेसरी और नीडेड, क्रिएटेड और डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एज नेसेसरी। एड हॉक का मतलब है कि हस्बे जरूरत। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हस्बे जरूरत आपने नमक डालना, तो अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो एनालिसिस भी कर सके। अगेन हमें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसकी कि यार अगर पड़ी तो करे, वरना ना करे, या वो ये सोचे कि मुझे जरूरत है एनालिसिस करने की या नहीं। अगर हमें ये वाली कैपेबिलिटीज चाहिए तो हम बनाएंगे जनरल एजेंट, ये उसका फोकस होगा, ये उस बेस्ट जनरल एजेंट इस तरह के कामों के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दी वायर सेल्स डाउन इन क्वार्टर थ्री। ठीक है, अब एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमने एजेंट से ये पूछा है कि भाई क्वार्टर थ्री में क्यों सेल्स गिर गई, तो उसको ये उसने ये खुद ही सोचा कि यार मुझे एनालिसिस करने की जरूरत है, तो फिर उसमें एनालिसिस किया। जो हमारे पास कस्टम एजेंट होगा वो ये नहीं सोचेगा कि अगर मगर, उसको अगर हमने बताया होगा कि तुम्हें हर दफा एनालिसिस करना तो वो करेगा, अगर हमने उससे कहा होगा नहीं करना तो वो नहीं करेगा। वो रहेगा रिलायबल कि अगर मैंने कहा है करना है तो वो हर दफा करके देगा, तो ये रिलायबिलिटी है। लेकिन वो इस साइड अपनी तरफ से डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा, ये एड हॉक वाली डिसीजन मेकिंग जनरल एजेंट ही करेगा। ठीक है, टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन लाइक जजमेंट, इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर द लूप थिंकिंग, इट रीड्स थिंग्स एक्ट्स एंड करेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, जिसमें ह्यूमन का भी बीच में इंटरवेंशन चाहिए हो। ठीक है, और सोचना हो, लूप ऑफ थिंकिंग का ये मतलब है कि वो सोचे, उसको फीडबैक मिले, उसकी बेसिस पर फिर दोबारा एक्शन ले। सोचे फीडबैक ले, सोचे फीडबैक ले। अगर हमें इस तरह की कैपेबिलिटी चाहिए तो जनरल एजेंट उसके लिए बेस्ट है। और इट इज एक्सपेंसिव पर टास्क और इनवैल्यूएबल फॉर नॉन रूटीन। ठीक है, अब बात यही है कि एक मेरे जैसा एम्प्लॉय जो कि जूनियर एम्प्लॉय है, क्या वो ज्यादा सैलरी ड्रॉ करता है या डायरेक्टर लेवल का बंदा सैलरी ज्यादा ड्रॉ करता है? डायरेक्टर लेवल का बंदा करता है। उसकी रीजन ये है क्योंकि उसके टास्क इसी तरह की बड़ी प्रॉब्लम वाले होते हैं और उसमें क्रिएटिवली उनका सोल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह की चीजें जिसमें क्रिएटिविटी ज्यादा चाहिए या प्रॉब्लम ज्यादा चाहिए, तो उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ज्यादा सोचना पड़ेगा तो उसके टोकन भी ज्यादा लगेंगे। ठीक है, ज्यादा प्रोसेसिंग भी होगी, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव भी पड़ेगा हमें। लेकिन अगर वो कोई काम इस तरह का ना नॉन रूटीन, यानी कि मेरा काम रूटीन वाला है कि मैंने रोज आके ईमेल पढ़नी है, रिपोर्ट बनानी है, क्योंकि ऐसा काम है कि रोज एक नई चीज करनी है, तो उसके लिए मुझे इसी तरह का एजेंट चाहिए होगा ना। तो इसलिए ये नॉन रूटीन काम के लिए इस तरह का एजेंट इनवैल्यूएबल का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इससे ज्यादा अच्छा कोई होता ही नहीं है। तो बेस्ट फॉर ये एक्सपेंसिव पड़ेगा टास्क के लिए, लेकिन इनवैल्यूएबल होता है नॉन रूटीन काम के लिए, जो कि कोई नया काम है जिसमें क्रिएटिविटी चाहिए। उसके लिए हमारे पास जनरल एजेंट आते हैं। अब हम आते हैं कस्टम एजेंट। ये कस्टम एजेंट्स में मैंने आपको बताया कि हम जो बनाएंगे एजेंट्स, कस्टम एजेंट्स वो ओपन या ये एजेंट्स एसडीके या क्लाउड एजेंट एसडीके से बनाएंगे। ये है वो स्पेशलाइजेशन, इसमें लिखा हुआ पावर ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी कि पिछले में क्या था, पावर ऑफ जनरलाइजेशन, के हमने एक जनरल एजेंट बनाया जो कि सारी चीजें देख रहा है। इसमें हम यूटिलाइज करेंगे स्पेशलाइजेशन का फैक्टर, कि यार मुझे एक टास्क में 100% रिलायबिलिटी चाहिए, स्पेशली ये काम जो है ना वो कर सके वो वाला एजेंट, तो वो कस्टम एजेंट होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि इसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल, इस तरह के किसी एजेंट में क्या होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं कि उसमें गार्ड रेल्स लगी होती हैं। गार्ड रेल्स लगी होती हैं, गार्ड रेल्स क्या है कि वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है ओवर व्हाट एजेंट कैन एंड कैन नॉट डू। ठीक है, गार्ड रेल्स एक इंग्लिश का वर्ड है। हम मोटरवे पे जाते हैं, आपने मरी आप से मोस्टली लोग गए होंगे, तो वहां पे जो, जब हमारे पास हम चढ़ाई कर रहे होते हैं, तो जो टर्न्स आते हैं ना, तो उन टर्न्स के ऊपर जो एक साइड पे वो पट्टी सी नहीं लगी होती, जो कि जो है रेलिंग लगी होती है, वो गार्ड रेल होती है। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि हमारा एजेंट अगर उसको हमें लिमिट करना हो स्पेशली कि यार इससे आगे आपने नहीं जाना या यही आपका स्पेसिफिक काम है, तो ये कस्टम एजेंट में वो फीचर होता है कि वो ये करता है। जनरल एजेंट में ये नहीं होता, क्योंकि जनरल एजेंट को तो हमने दी ही ऑटोनॉमी हुई है कि भाई आप जो है ना वो सारी जो है ना चीजों को खुद ही ओवरऑल देखो। ठीक है, अब वो कह रहा है ऑर्केस्ट्रेशन डिफाइन एग्जैक्ट हैंड ऑफ बिटवीन मल्टीपल एजेंट्स। ठीक है, अगर हमें इस तरह के एजेंट भी चाहिए ना, जो कि ये भी डिटरमिन करे कि भाई ये काम मैंने करना है या नहीं करना, ये भी एक बड़ा स्पेसिफिक काम। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें एक स्पेसिफिक एजेंट ही चाहिए। जनरल एजेंट ये करेगा ना, जनरल एजेंट ने उस एजेंट को, स्पेसिफिक एजेंट को काम दे दिया कि भाई अब ये आपने डिटरमिन करना है कि ये काम आपने करना है या आपने राउट करना है किसी और एजेंट को। ठीक है, जब हम एजेंटिक वर्कफ्लोस बनाते हैं ना, तो उसमें हम ऐसे ही करते हैं कि लाइक 4 काम है ना, हम उसके 4 एजेंट्स बनाते हैं और एक एजेंट पीछे वो भी बनाते हैं जो डिटरमिन करता है कि इसमें से किसको काम देना है मैंने। होते हैं फिर 5 एजेंट हो जाते हैं, 5 स्पेसिफिक होते हैं, एक उनको काम देने वाला होता है,
और एक वो बाकी 4 वो खुद काम करने वाले होते हैं। तो वो जो काम देने वाला भी होता है ना, वो भी स्पेसिफिक एजेंट होता है। ऑर्केस्ट्रेशन का वर्ड पहले भी हमने देख लिया था कि वो ये चीज ऑर्केस्ट्रेट करता है कि यार अब तुमने काम करना है, अब तुमने काम करना है, अब तुमने काम करना है। ये भी एक स्पेसिफिक काम है और ये रिलायबल भी हमें इसमें चाहिए। इसमें ये नहीं चाहिए कि वो काम किसी और का है तो वो कि यार मैं कर लेता हूँ, या वो किसी और को दे दे कि यार आज ये क्रिएटिविटी करके देखते हैं। ये जनरल एजेंट की बन जाएगी ना। हमें चाहिए कि जिसका काम है उसको स्पेसिफिक दे, स्पेसिफिक काम चाहिए, तो ये हमें रिलायबिलिटी भी चाहिए यहाँ पे। इसलिए वो स्पेसिफिक एजेंट उसका काम करेगा, कस्टम एजेंट का काम करेगा। ये कस्टम एजेंट का एक फीचर है। ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने दिए, ट्राई एजेंट जो है ना वो सपोर्ट एजेंट पे जाएगा। ठीक है। ट्राई एजेंट मुझे लगता है कि ट्राई एजेंट का मतलब ये है कि जो डिटरमिन करेगा कि आगे कहाँ मैंने राउट करना है। ठीक है। अगर ट्राई एजेंट से 3 एजेंट अगर आगे होंगे ना, तो इसलिए उसका ट्राई वाला वर्ड लिखा हुआ, लेकिन मैं इसके श्योर नहीं। बट इसकी एग्जाम्पल यही है कि ट्राई एजेंट ऐसा ही है, एक राउटिंग एजेंट है जो कि ये देखता है कि यह कौन सा काम है और मैंने किस अगले एजेंट को राउट करना है। ठीक है। तो वो भी हमारे कस्टम एजेंट में आएगा। बाकी इसका एक और फीचर ये क्या है कि यूआई यूएक्स फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कैन बी एम्बेडेड इन वेब डाटा, स्लैक और इंटरनल डैशबोर्ड्स। ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा अभी हमने देखा नहीं है, ना मैंने इसके बारे में इतना रिसर्च किया है, लेकिन मुझे जो इससे लग रहा है वो ये लग रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि हमने अगर कोई स्पेसिफिक कस्टम एजेंट बना लिया ना, तो हम उसको अपनी स्पेसिफिक एप्स में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये एजेंट बनाया ना, जो कि स्लैक बेसिकली क्या है, स्लैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस तरह फेसबुक है, इसमें सोशल प्लेटफॉर्म है, लेकिन फेसबुक तो पूरी दुनिया के लिए ना। स्लैक ये होता है कि उसके अंदर हम अपनी वर्क स्पेसेस बना लेते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, किसी कंपनी का काम करेंगे, जैसे हमारा ये सर्कल में ग्रुप है, हमने ये स्लैक भी बना सकते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेना, इस तरह स्लैक पे बना लिया। उसके ये फीचर होते हैं कि उसमें मल्टीपल मैं जो है ना एक चैट्स ओपन कर सकता हूँ कि यार ये क्विज के बारे में बात करनी है, इसमें इसमें हम लोग जो है ना वो इसके बारे में बात करनी थी। कंपनीज के लिए बड़ा इजी हो जाता है कि यार डिफरेंट आप जो है ना, आप समझिए कि डिपार्टमेंट्स का आपने एक चैनल बना लिए। ठीक है। उसके अंदर आपने और सब चैनल्स बना लिए, तो स्लैक एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि बहुत इंटरनेशनल यूजर्स यूज करते हैं। ठीक है। तो स्लैक में के मैंने एक ऐसा एजेंट बनाया जो कि स्लैक के मैसेजेस को किसी एक चैनल में या थ्रेड में समराइज करके मुझे दे देता है। ये ये कस्टम एजेंट होगा, ये बहुत स्पेशलाइज्ड काम कर रहा है। ठीक है। कि बस मैसेजेस पढ़ रहा है उनको समराइज कर रहा है, ये जनरल काम नहीं कर रहा कि कोई आई डोंट नो स्लैक बना रहा है मेरे लिए। ठीक है। वो बड़ा जनरल काम हो जाता है कि यार इसमें ये चीजें भी बनवाओ, ये चीजें भी बनाओ। ठीक है। तो मैं इस तरह के स्पेसिफिक एजेंट्स को, कस्टम एजेंट्स को स्लैक या किसी भी अपनी ऐप में या इंटरनल डैशबोर्ड्स में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ये इनका एक फीचर है। ठीक है। जनरल एजेंट को तो मैं अपनी सीएलआई में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ना, कोड बनाने के। और डेफिनेटली मैं जब लास्ट स्लाइड पढ़ा था तो उसमें भी मेरा खुद से भी ये सवाल था कि यार ये जो मैं बता रहा हूँ कि एमसीपी और एजेंट स्किल से जनरल एजेंट इनहांस हो सकता है, तो इसको स्पेसिफिक एजेंट भी तो इनहांस हो सकता है, क्योंकि है तो अल्टीमेटली वो एजेंट। अगर उसको मैं एमसीपी दे दूं, अगर उसको मैं स्किल्स दे दूं, तो वो भी करेगा। तो वही उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि ये इसका भी फीचर है कि ये एमसीपी और एजेंट स्किल्स से इसकी कैपेबिलिटी इनहांस हो जाती है, कि इसको हम एक्सटर्नल सिस्टम पर कनेक्ट कर सकते हैं, मॉडलर कैपेबिलिटी जान सकते हैं। ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ा। तो अब ये आपको फर्क पता चल जाना चाहिए कस्टम एजेंट और जनरल एजेंट के दरमियान। ठीक है। अगर मैं कोई आपको टास्क दूं, बताऊं, एग्जांपल दूं कि यार मैंने ना घर मैनेज करवाना है। ठीक है। तो कौन सा एजेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जनरल एजेंट होगा, क्योंकि मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारा कुछ चाहिए। अगर मैं कोई यार मैंने एक ऐसा एजेंट बनाना है जो कि जब मैं कमरे में एंटर हूं ना तो लाइट जला दे, तो वो स्पेसिफिक एजेंट होगा, क्योंकि उसने सिर्फ तब मुझे हमेशा स्पेसिफिक काम करना है, सिर्फ लाइट जलानी है, और वो 100% रिलायबल होगा, उसने देखना है कि मैं आया हूँ या नहीं आया, बस। ठीक है। इसकी बजाय अगर वही था कि यार वो पूरे घर की लाइटिंग को देखे या सारा देखे, या लोड मेरा मैनेज करके अच्छा बताए। ठीक है। या कोई कमरे में नहीं है तो फिर उस कमरे की लाइट बंद रखे, या दोस्तों अगर कोई एजेंट ये सारी चीज मैनेज कर रहा होगा, तो वो जनरल एजेंट होगा। तो ये चीजें आपको अब डिफरेंशिएट होना चाहिए। इसके बारे में डिफरेंट एग्जांपल्स दे के पूछा हुआ था कि ये कौन सा एजेंट है, या एजेंट की आगे नीचे कि यार ये बेस्ट फोर किसके लिए होता है, उसके फीचर क्या है, इस तरह के क्विज में क्वेश्चन काफी आए थे। ठीक है। इसकी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि बेस्ट फोर ये किन चीजों के लिए होता है। ठीक है। इनके लिए होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज अगर बने हों। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मैंने डायरेक्टली उसको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कमरे में आया तो लाइट जलानी, ये एक एसओपी है। ठीक है। इस हटना नहीं है उसमें, इसमें गार्ड रेल भी मैं लगाऊंगा कि अगर अगर जो है ना वो मेरा शेडो आ रहा है तो फिर नहीं चलानी है अभी, जब मैं आऊंगा तो चलानी है। तो जब मैंने उसे ये लिमिट कर दिया ना कि शेडो आ रहा है तो नहीं चलानी, तो ये गार्ड रेल लगा दिया। तो जब मैंने उसको बकायदा सारे एसओपी बता दिए और उसने वही फॉलो करने हैं, तो उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक एजेंट सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। अगर एसओपीज नहीं है और खुद बनाने हैं एसओपीज,
या जनरल चीजें करे तो जनरल एजेंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हाई वॉल्यूम टास्क, एग्जाम्पल प्रोसेसिंग 500 इनवॉइसेस, काम एक ही है, रिडंडेंट काम है, ठीक है, उसमें भी एसओपीज होंगे कि कैसे प्रोसेस करनी है। तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक एजेंट बनाऊंगा कि यार ये काम ये एजेंट करेगा सिर्फ, जिस तरह हमारे जूनियर एम्प्लॉयज होते हैं कि यार एक ही काम रोज आगे करी जा रहे हैं, ठीक है, उनको कस्टम होते हैं। लेकिन जो मैनेजर होता है, तो उसने देखना कि इसको मैंने ये काम देना है, इसको ये काम देना है, कैसे मैं टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊंगी, ये करूँ, वो जनरल में आ जाएगा ना, ठीक है। अगर इस तरह का कोई काम है, कस्टमर फेसिंग इंटरेक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम स्पेसिफिक एजेंट यूज करेंगे। उसकी रीजन ये है कि उसको हम स्पेसिफिक एसओपी दे देंगे ना कि भाई आपने ये करना है, उसमें हम गार्ड रेल्स लगा देंगे, ठीक है, तो फिर वो स्पेसिफिक देंगे। अगर हम उसको जनरल एजेंट दे देंगे ना कस्टमर फेसिंग बनने में, तो वो तो भाई मतलब कि उसमें हमें इतना नुकसान हो सकता है कि लेट से वो उससे बात करे किसी बंदे से, और बंदा किसी तरीके से उसको अपनी बातों में फंसा ले एजेंट को कि यार मुझे अपनी बैंक अकाउंट, अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दो, मैंने जो है ना उसमें इतने पैसे फेंकने हैं, हालांकि वो उसमें पैसे निकालने हो। तो वो उसके यार एजेंट ठीक है जी, मैंने तो, मेरा गोल ये है कि मैंने तो आवाम की खिदमत करनी है, मैं तो कस्टमर सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जनरल एजेंट तो ये हरकतें करने लग जाएगा। स्पेसिफिक एजेंट को हम स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स देंगे कि भाई बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी, ये नहीं देनी, वो नहीं देनी। तो फिर हम स्पेसिफिक एजेंट को कस्टमर फेसिंग इंटरेक्शन के लिए लगाएंगे, ठीक है। आपने कंपनीज में भी देखा होगा कि सेल्स का रोल करने के लिए स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनको वो चीज आती है, ये कस्टमर फेस करने के लिए। लेकिन कंपनी का मालिक जो है वो जनरल होगा, उसको ये भी पता होगा कस्टमर को मैंने फेस भी कैसे करना है, थोड़ा बहुत हर चीजों का पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि here you are the architect, the AI is just a component, you don't want a customer service bot getting creative with your return policy, you wanted to follow। वही बात उसने मुझे बता दी कि यार अगर इस एग्जांपल देना, तो हमने आर्किटेक्ट करना है, यानी कि हमने डिजाइन करना है उस बॉट को या उस एजेंट को कि कैसे उसमें काम करना है। तो मैं आर्किटेक्ट हूँ, वो स्पेशलाइज्ड एजेंट है, वो सिर्फ एक कंपोनेंट है जो मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो कस्टमर सपोर्ट वाला एजेंट है ना वो क्रिएटिव हो रहा हो। क्रिएटिव होने का मतलब यही है कि मतलब कि वो कहे चलो यार मैं जो है ना 5 की बजाय तुम्हें 5% की बजाय 10% डिस्काउंट दे देता हूँ, मजा आ जाएगा, क्रिएटिविटी करता हूँ कुछ, ठीक है। या रिटर्न पॉलिसी की बात आ गई ना कि मैं रिटर्न करने की बजाय जो है ना वो तुम्हें ये चीज भेज देता हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगी। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं रिटर्न है तो रिटर्न करें, ठीक है, फॉलो कराना चाहते हैं स्क्रिप्ट को, तो इसलिए हम इसके लिए स्पेसिफिकेशन लगाए, ठीक है। अब आपको ये आज की क्लास का कोर कॉन्सेप्ट है कस्टम एजेंट और इसमें, क्योंकि इसके बारे में भी काफी क्वेश्चन आए थे। और आगे वो यही हम यूज मतलब करेंगे कि हम जनरल एजेंट को यूज करते हैं कस्टम एजेंट बनाने के लिए, ठीक है। ये भी आगे हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। मीनवाइल ये भी उसने वही बताया हुआ है कि आप कैसे पता चलेगा कि मुझे जनरल एजेंट यूज करना चाहिए या कस्टम एजेंट यूज करना चाहिए, हाउ टू चूज। तो उसने कुछ आपको ना ये मैट्रिक्स भी बता दी है कि कुछ आपको ये भी बता दी है चीजें कि आप इनके अगेंस्ट कंपेयर करो कि अगर आपका टास्क नॉवल का मतलब होता है बिल्कुल नया, इसमें उसमें इनोवेशन है, कोई बिल्कुल नई कोई चीज करनी है या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है जिसके बारे में पता नहीं कैसे करनी है, तो आप जनरल एजेंट को यूज करोगे। लेकिन अगर आपको कोई काम ऐसा है जिसके बारे में पता है क्या करना है और बार बार करना है, और उसके स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है, एसओपी डिफाइंड है, रेपिटेटिव है, फिर आप कस्टम एजेंट को यूज करोगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप एंड यूजर की बात करें कि एंड यूजर, अगर मैं डेवलपर हूँ या मैं टेक्निकल स्टाफ हूँ, ठीक है, मतलब मुझे वो चीज उसको स्क्रूटनाइज करना है, तो फिर मैं जनरल एजेंट को यूज करूंगा, क्योंकि कोड करना है ना मैंने, कोड डेवलपर ही कर सकते हैं या टेक्निकल स्टाफ ही कर सकते हैं, तो मैं जनरल एजेंट से वो चीजें करवाऊँ। लेकिन अगर एंड यूजर कोई हमारा कस्टमर है जिसने बॉट से बात करनी है, तो मैं उसके लिए कस्टम एजेंट को इम्प्लीमेंट करूंगा ताकि उसको पता हो कि मैंने सिर्फ यही बात करनी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोलैबोरेटिवली काम नहीं करना। डेवलपर या टेक्निकल स्टाफ के साथ कोलैबोरेटिवली काम करेगा एक जनरल एजेंट, ठीक है। एरर टॉलरेंस आ गई कि कितनी एरर टॉलरेंस है। जो हमारे पास जनरल एजेंट है ना, उसको हम ज्यादा एरर टॉलरेंस देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, तो ये चीज का खतरा ज्यादा है कि वो कोई गलत काम कर लेगा, तो हम अपने आप को लूप में रखना चाहते हैं, तो इसलिए उसकी एरर टॉलरेंस ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा एरर को टॉलरेट करे। लेकिन जो कस्टम एजेंट है, उसको हम कहते हैं कि उसमें एरर कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन को जरूरत ही नहीं है वो काम वो उसमें जाने की, हमेशा उसे पता होगा कि मैंने क्या करना है, तो इसलिए वो रिलायबल होगा, तो इसलिए उसमें एरर टॉलरेंस लो, वो टॉलरेट नहीं करेगा सर, ठीक है। आखिर अगला क्वेश्चन मेरे को बोलती है कॉस्ट को आप देखें। जिस तरह अभी आपको बताया था कि जनरल एजेंट जो है ना, उसकी कॉस्ट तो लो है क्योंकि बनाने में जनरल है, लेकिन उसकी वैल्यू हमें बहुत ज्यादा मिल रही होती है, ठीक है। लेकिन जो कस्टम एजेंट है, उसको हम बहुत स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करके और सारा कुछ करके बनाएंगे, ठीक है, तो इसलिए उसकी कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा निकलेगी।
बट ये है कि उसमें वॉल्यूम ऑप्टिमाइजेशन भी हमें चाहिए होगी, क्योंकि 5,000 लेट्स से इनवॉइस की जो एग्जांपल ली थी, अब जो उसकी अगर एग्जांपल है, जनरल एजेंट जो है ना, वो एक दफा लेट से उसको करेगा, इनवॉइस को प्रोसेस, इसको सारा प्रोसेस वगैरह पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 5,000 दफा एक ही एजेंट बार बार काम करे, उसके टोकन भी उतने यूटिलाइज होंगे, तो इसलिए उसकी कॉस्ट सेंसिटिविटी हाई होगी। और हमें वॉल्यूम ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि काम का वॉल्यूम, यानी काम का जो हमारे पास करने की कहते हैं काम जो टोटल है, वो कितना ज्यादा है और उसको हमें कैसे लेकर आगे चलना है। ठीक है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कस्टम एजेंट के यूज केस। और इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जनरल एजेंट को हम अपनी कमांड लाइन इंटरफेस में फौरन से इंस्टेंटली इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये इंस्टेंट इंप्लीमेंट हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा और चल भी जाएगा। लेकिन कस्टम एजेंट को हमें डिजाइन करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा किसी काम के लिए, स्पेसिफिक के लिए, तो हमें हफ्ते भी लग सकते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें भी आप, अगर आपका काम की नेचर कैसी है, उसकी बेसिस पर आपको क्या चूज करना चाहिए, ये आपको वो स्लाइड बता रही है। ठीक है, अब आप इसको ऑपोजिट भी ले सकते हो कि आपने क्या चूज किया हुआ है, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि अच्छा काम की नेचर क्या थी फिर। ठीक है, तो आपको ये सारे कंसेप्ट इस तरह पता होना चाहिए। 53 तो हमारे पास हो गए हैं। एक आखिरी ये स्लाइड में कवर कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से हमारे साथ जो है ना वो खबर भी नहीं है, उन्होंने मुझसे एक कॉन्सेप्ट पूछा था, ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है बीच में, शायद उन्होंने नहीं पूछा था, किसी और ने पूछा था। ठीक है, तो ये बात वही है कि ये ना एक चीज को बयान करने का जरा मुश्किल तरीका है, मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट पता है क्या है? पुराने जमाने में ना एक जंग हुई थी, उसमें मुझे अगर याद सही पड़ता है तो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स, उन्होंने ना किसी महल में घुसना था। तो उन्होंने ऐसे किया था कि उनके जो सारे बंदे थे ना, जो फौजी थे, उन्होंने एक बड़ा सा ना एक स्टैचू बनाया घोड़े का। ठीक है, और उसके अंदर छुप गए वो सारे। ठीक है, तो और उनको जो जहां जिस महल में घुसा था, उनको लगा कि कोई घोड़ा आ रहा है या समथिंग लाइक दैट, कोई इस तरह की चीज है। ठीक है, लेकिन ये अंदर छुपे हुए थे सारे, तो उन्होंने गेट खोल दिया, तो अल्टीमेटली ये एंटर हो गए उस महल में। तो जो वो हॉर्स था ना, उसको उसको नाम दिया गया ट्रोजन। ये मेरे ख्याल से बैटल ऑफ ट्रोजन ही थी शायद, इस वजह से कि ट्रोजन हॉर्स की ये टर्मिनोलॉजी पड़ गई कि अगर कोई भी ऐसी चीज है ना जो कि दिखने में कुछ और है, जाहिर कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और है, तो हम कहेंगे ये ट्रोजन हॉर्स है। क्योंकि ट्रोजन हॉर्स ऐसा ही था कि वो था लग रहा था उनको कि घोड़ा है, लेकिन उसके अंदर सिपाही छुपे हुए थे सारे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक वायरस की टाइप भी होती है ये ट्रोजन हॉर्स, कि अगर हमारे पास हमारे लैपटॉप में ऐसा वायरस आ जाए जो कि लगने देखने में ऐसे लगे कोई एक्जी फाइल है, कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसको मैं चला दूं, लेकिन चलाऊं तो वो हो वायरस, तो कहते हैं ये ट्रोजन हॉर्स था। ठीक है, छुपा हुआ था कोई वायरस, डिसेप्शन उसने की। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लोड कोड है ना हमारा, उसका नाम है क्लोड कोड। ठीक है, हमें लगता है कि यार वो कोडिंग करता है, कोड यूज कर सकते हैं, उससे हम कोडिंग ही कराएंगे या करेंगे हम। लेकिन असल में वो क्या है कि वो जनरल एजेंट है, वो सिर्फ कोडिंग नहीं करता। मिसकंसेप्शन क्या है लिखा हुआ उन्होंने कि नेम उसका ये इंप्लाई करता है, नेम उसका ये कहता है कि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है इंजीनियर्स के लिए, ये तो जो है ना सिंटेक्स को हाईलाइट करेगा या चीजों को ऑटो कंप्लीट करेगा, ये तो कोड करेगा सिर्फ। ठीक है, रियलिटी लेकिन क्या है कि ये एक ऑटोनोमस प्रॉब्लम सॉल्वर है, ये बकायदा खुद एक एजेंट है, ये सिर्फ कोड शोड नहीं करेगा, ये कोड को एज अ लैंग्वेज यूज करके बाकी चीजों से भी काम कराएगा। ठीक है, इसलिए एक ट्रोजन हॉर्स है। हमें लगता ये है कि ये हॉर्स है लेकिन अंदर से कुछ और है, हमें लगता ये है कि ये कोड करेगा, ये सिर्फ बाकी एलएलएम्स की तरह हमारा काम करेगा, जिस तरह चैट जीपीटी हमको चीज पूछ के बता देगा। लेकिन असल में ये एक ऑटोनोमस प्रॉब्लम सॉल्वर है, ये बकायदा खुद एक एजेंट है। ठीक है, तो ये इस स्लाइड में वो बात की हुई है, ये इतना मुश्किल से उसको बताया हुआ है कि यार ये ट्रोजन हॉर्स है, पता नहीं क्या है फलाना है। आपको बस ये समझ आना चाहिए कि क्लोड कोड, ये क्वेश्चन था क्विज में कि क्लोड कोड जो है ना, मतलब क्वेश्चन मुझे नहीं याद, लेकिन उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ था कि क्लोड कोड यूज करता है कोड एज अ लैंग्वेज की। रियलिटी में लिखा हुआ ना, इट दैट हैपेंस टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ कोड। तो कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? कोड की लैंग्वेज यूज करता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्विज आया हुआ, क्विज में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन उन्होंने क्या बताई है कि कोडिंग एजेंट्स जो होते हैं ना, मतलब हमें लगता है कि कोडिंग एजेंट ही सिर्फ कोड करेगा, उसने कहा कि नहीं, कर्सर जो है ना, फॉर एग्जांपल एक आईडी में हम डाल देते हैं एजेंट कर्सर, वो हमारे लिए कोड कंप्लीट कर देता है सारा कुछ। ठीक है, जो डेवलपमेंट करते हैं ना, प्रोग्रामिंग करते हैं, उनको पता होगा कर्सर बड़ा यूज करते हैं वो। ठीक है, तो वो दरअसल कोडिंग एजेंट है। वो क्या करता है? वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आता है, उसके वर्कफ्लोज में, और कोड हमें करके देता है। जो क्लोड कोड है वो जनरल एजेंट है। और जनरल एजेंट क्या, जिसकी आज पूरी पूरी क्लास में हमने यही पढ़ा है कि जनरल एजेंट क्या होते हैं।
तो ये इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट इसलिए इन्होंने यहाँ पे दिया है कि ये क्लाउड कोड के नाम पे ना आप जाए, उसके काम पे आप जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है अक्रॉस एनी डोमेन यूजिंग कोड एज अ लैंग्वेज या एज एन इंटरफेस। इंटरफेस भी मैंने आपको पहले बताया था, इंटरफेस भी है किसी ब्रिज। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ, मैं लैंग्वेज का ब्रिज यूज कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, तो लैंग्वेज एक इंटरफेस है जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये भी कोड को एज अ ब्रिज यूज करता है और बात करता है अपने सारे एजेंट से, या जो भी उसको स्किल्स दी हुई है, जो भी हमने सारा कुछ दिया हुआ है, जो जनरल एजेंट को हम अगर एमसीपी दिया हुआ है, अगर हमने उसकी स्किल इनहांस की हुई है, तो कोड से ही वो लैंग्वेज यूज करता है, लेकिन काम वो डिफरेंट डोमेन्स में सारे करके मुझे इससे, क्योंकि वो जनरल एजेंट है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, डोंट लेट द नेम फूल यू, अपने आप को बेवकूफ ना बनाए नाम से कि इसको कोडिंग एजेंट ला के। इसको कोडिंग एजेंट कहने का की मिसाल ऐसी है जैसे आप सीईओ को ये कहें कि यार ये तो ईमेल लिखता है, क्योंकि वो ईमेल को यूज करता है अपना काम करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ ईमेल राइटर है, इसका मतलब वो सीईओ ही है। इसी तरह क्लोड कोड को यूज करता है अपना काम करने के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक कोडिंग एजेंट है, वो जनरल एजेंट है, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। और बस आज हम खत्म करते हैं, लेकिन अब अभी इशू ये है कि ये हमारी स्लाइड जो है ना ये पूरी नहीं होंगी कुछ से पहले, तो यहाँ पे ये कि हम कल भी क्लास करें, सैटरडे को भी, जरा सैटरडे को जरा 2 घंटे का कोई सेशन कर ले, तो वरना हमारी स्लाइड्स नहीं पूरी होंगी। मैं कहता हूँ जरा डिटेल में हर चीज घुस के आपको थोड़ा सा बताना। अभी हमारी कितनी हो गई है, हाँ 24 तक हम आए हैं। तो बताएं क्या, किसी क्या सजेशन है कि हम कोई कंटिन्यू करें, हम स्पीड तेज करें या क्या करें, कि किस तरीके से चीजें लेकर चलें, अगर हम कुछ से पहले कवर करना चाहते हैं तो। मैं ना क्वेश्चन भी आप पूछे, मीनवाइल मैं ये करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ ताकि किसी को ना। मेरे ख्याल से सुहेल भाई, हमें स्पीड अपनी थोड़ी सी तेज